सो चैप्टर 2 में है जो सेक्शन है वो सेक्शन 4 से लेके 11 तक है। और व्हाट इज चैप्टर 2, दैट इज़ अ प्रोविज़न रिगार्डिंग रेंट। तो रेंट से रिलेटेड जो भी प्रोविज़न है वो यहाँ पे मिल सकते हैं, हमको मिलेंगे। सेक्शन 4 पढ़ते हैं। सेक्शन 4 एक्सेप्शन क्लॉज दे दिया है कि दैट प्रोविज़न ऑफ द चैप्टर, यानी चैप्टर 2 जो कि डील करता है 4 से 11, नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन अकोमोडेशन, कुछ अकोमोडेशन पर अप्लाई नहीं करेगा फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, कुछ टाइम के पीरियड के लिए ना। सेक्शन लिखा कि नथिंग इन दिस चैप्टर, तो यानी नथिंग इन द चैप्टर 2, जैसे कि 4 से 11, शैल अप्लाई टू एनी अकोमोडेशन और पार्ट देयर ऑफ, तो किसी अकोमोडेशन या उसके पार्ट पे अप्लाई नहीं होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ विच वॉज कंप्लीटेड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच द कंप्लीशन ऑफ सच कंस्ट्रक्शन वॉज नोटिफाइड टू द लोकल अथॉरिटी। दैट मीन्स ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, आपने लोकल अथॉरिटी को नोटिफाई किया कि हाँ ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, तो 5 साल तक उस पर ये चैप्टर 2 मीन्स 4 to 11 ये अप्लाई नहीं होगा, मतलब कंस्ट्रक्शन के 5 साल के अंदर तक। तो ये क्वेश्चन पीटी का टाइम पीरियड पूछता है कि कितने टाइम पीरियड तक ये चैप्टर 2 अप्लाई नहीं होगा, सो दैट इज़ 5 ईयर तक ना। आ जाते हैं सेक्शन 5 में। तो सेक्शन 5 इज़ अबाउट रेंट इन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड रेंट नॉट रिकवरेबल। तो दो कॉन्सेप्ट आप ये याद रखिए कि एक स्टैंडर्ड रेंट है जो कि फिक्स कर दिया गया है, तो इससे ज़्यादा आप नहीं लेंगे, राइट। और दूसरा, यदि आपने स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा फिक्स किया है तो ये कॉन्ट्रैक्ट में माना जाएगा कि सिर्फ स्टैंडर्ड रेंट देने के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। इसमें 6 में आ जाइए, इसमें बस एडिंग पढ़ना है। अनलॉफुल चार्जेस नॉट टू बी क्लेम्ड और रिसीव्ड, तो कोई भी चार्जेस जो स्टैंडर्ड रेंट से एक्स्ट्रा हो, अनलॉफुल हो, लॉफुल नहीं हो, तो ये ना तो क्लेम किया जाएगा ना ही रिसीव किया जाएगा। नो पर्सन शैल क्लेम और रिसीव एनी रेंट इन एक्सेस ऑफ द स्टैंडर्ड रेंट। यदि स्टैंडर्ड रेंट सेट कर दिया गया तो उससे एक्सेस में आप नहीं लेंगे। यदि इस प्रोविज़न का कॉन्ट्रावेंशन हुआ तो सेक्शन 43 में, इसी का 6 का 43 में दिया हुआ है कि 3 महीने का सिंपल इम्प्रिजनमेंट और 1,000 रुपये का फ़ाइन। तो एंड वर्ड लिखा हुआ है तो 3 महीने तक सज़ा मिलेगी ही मिलेगी, और 1,000 रुपये तक का फाइन भी दिया जा सकता है। सो दिस इज अबाउट द सेक्शन 6। अनलॉफुल चार्जेस आप नहीं रिसीव करिएगा। सेकेंड क्लॉज इसका दे दिया गया है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनी एग्रीमेंट टू द कंट्रारी नो पर्सन शैल इन कंसिडरेशन ऑफ द ग्रांट रिन्यूअल और कंटिन्यूएंस ऑफ टेनेंसी और सबटेनेंसी ऑफ एनी अकोमोडेशन क्लेम और रिसीव पेमेंट ऑफ सच प्रीमियम। मतलब कुल मिला के है कि यदि लैंडलॉर्ड टेनेंट को भी नहीं बोलेगा कि आई विल पे यू सम मनी, तुम यदि मकान खाली कर देते हो, तो ये भी चीज़ें नहीं चलेंगी। तो यही लिखा है, क्लेम और रिसीव द पेमेंट ऑफ एनी सम एज अ प्रीमियम और पे एग्री, और क्लेम और रिसीव एनी कंसिडरेशन व्हाटएवर इन कैश और काइंड इन एडिशन टू द रेंट। तो एक तो रेंट के ऊपर भी नहीं लीजिएगा, एंड एक्सेप्ट विद द प्रीवियस परमिशन ऑफ द आरसीए क्लेम और रिसीव द पेमेंट ऑफ एनी सम एक्सीडिंग 1 मंथ रेंट। तो एक चीज़ है कि आपको जो रेंट लेना है वो सिर्फ 1 महीने का ही लेना है, लेकिन 1 महीने से यदि ज़्यादा का लेना है तो आप रेंट कंट्रोल अथॉरिटी के परमिशन ले लीजिए, तो उसके बाद ले सकते हैं। थर्ड इज दैट इट शैल नॉट बी लॉफुल फॉर द टेनेंट और एनी अदर पर्सन एक्टिंग और परपोर्टिंग टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द टेनेंट और सब टेनेंट टू क्लेम और रिसीव एनी पेमेंट इन कंसिडरेशन ऑफ द रिलिंक्विशमेंट। पहले ही बता दिया कि मतलब दोनों के ऊपर लाइबिलिटी, एक स्टैंडर्ड रेंट फिक्स कर दिया गया है। अब किसी भी अनलॉफुल तरीके से आप उस चीज़ को प्लस माइनस उसमें नहीं करिएगा ना। 3 के साथ नोट है कि इफ द कॉन्ट्रवीन द सब सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन 3, इसी का 6 का सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 यदि वायलेट होता है तो देन पनिशमेंट होगा 43 के पैरा 2 के हिसाब से, क्लॉज 2 के हिसाब से, जिसमें पनिशमेंट है 6 महीना सिंपल इम्प्रिजनमेंट और 5,000 का फाइन, 5,000 तक का फाइन, और बोथ या दोनों हो सकता है न। 4 इज अबाउट का 4 को आप ऐसे लेमन लैंग्वेज में ऐसे समझिए कि एक लैंडलॉर्ड है, एक टेनेंट है। टेनेंट ने प्रॉमिस किया कि भाई ठीक है तुम घर बना रहे हो तो मैं तुम्हें फाइनेंशियली पैसे दूंगा, बट थिंग इज़ दैट कि जैसे ही घर बन जाएगा उसके बाद ये घर मुझे रेंट पे चाहिए। तो उस केस में ये बोल रहा है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई, कि ये सेक्शन उस केस पे अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि उस केस में क्या होता है कि टेनेंसी स्टार्ट होने के पहले ही आप पैसा ले रहे हो। और 5th क्लॉज में आ जाइए। अच्छा, इसके 4 का प्रोवाइजो भी है कि प्रोवाइडेड दैट सच पेमेंट शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ एग्रीड रेंट फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर। दैट मीन्स 1 साल में आप जैसे मान लीजिए 1,000 रुपये दे रहे हैं, तो आप बहुत मैक्सिमम कर सकते हैं, तो 5 साल में कितना दीजिएगा, 5,000 रुपये। तो सिर्फ उतनी तक की ही लिमिट होती है, यानी जितना 5 साल में आप रेंट देंगे सिर्फ उतना ही फाइनेंशियली सपोर्ट आप इधर कर सकते हैं। शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ एग्रीड रेंट फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर
ना फिफ्थ क्लॉज में है इसमें कि जो पेमेंट आप एडवांस में ऑलरेडी कर चुके हैं, उस पेमेंट को हम रेंट में पेमेंट इन एडवांस हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो दिस अबाउट द सेक्शन 6। 7 में आ जाइए, स्टैंडर्ड रेंट है। तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड रेंट इज टू बी, ये जो सेटल होगा कि कितना स्टैंडर्ड रेंट है, ये प्रॉपर अथॉरिटी ही डिसाइड करेंगी, राइट। एग्जाम पर्पज के लिए सिर्फ सेक्शन नंबर सफिशेंट है, दैट इज स्टैंडर्ड रेंट इज डिफाइंड इन सेक्शन 7। और उसके बाद सीधा आप आ जाइए 8 पे। तो एक स्टैंडर्ड रेंट जो कि अथॉरिटी ने सेट कर दिया। अब स्टैंडर्ड रेंट सेट हो गया, हो सकता है उसमें कुछ प्लस या माइनस करने की ज़रूरत पड़े। तो मान लीजिए कोई ऐसा चार्ज है जो कि टेनेंट को देना था बट वो नहीं दे रहा है, एक ये ग्राउंड बन सकता है। तो उस केस में यदि ज़रूरत पड़ेगी तो स्टैंडर्ड रेंट को बढ़ाने की। सो ये सेक्शन 8 के बारे में बात कर रहा है। तो इसमें ये देखिए जो हाईलाइटेड पोर्शन है, दैट लॉफुली इंक्रीजेज द स्टैंडर्ड रेंट पर ईयर बाय एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ द रेंट पेबल। यदि आपको बढ़ाना है स्टैंडर्ड रेंट में थोड़ा सा बढ़ाना है तो पर ईयर आप 10% ही बढ़ाएंगे। एक तो ये लिमिट है, राइट। और दूसरे में बोल दिया कि हो सकता है कोई एक ऐसा पेमेंट हो जो कि ऑर्डिनरी पेबल बाय द टेनेंट हो, but the landlord shall not save as provided in section 7 require from the tenant whether by means of an increase in rent or otherwise the amount of any tax or building or land imposed in respect of the accommodation occupied by the tenant। आप सिंपली ये समझिए कि लीगली तरीके से आप स्टैंडर्ड रेंट को इंक्रीज कर सकते हैं, दैट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 8। और 7 में स्टैंडर्ड रेंट दे दिया गया है। 6 में आपका दे दिया गया है कि अनलॉफुली चार्जेज आप एक्स्ट्रा नहीं क्लेम करिएगा। और उसके बाद आ जाइए, यदि आपको स्टैंडर्ड रेंट बढ़ाना है तो 9 में है कि नोटिस दीजिएगा, नोटिस ऑफ इंक्रीज ऑफ रेंट। तो एक बार आप नोटिस दीजिएगा, उसके बाद 30 दिन एटलीस्ट 30 दिन बाद ही ये स्टैंडर्ड रेट डिसाइड होगा, उसके बाद ही स्टैंडर्ड रेट ये अप्लाइड होगा, राइट। उसके बाद ये जो नोटिस दी जाएगी दैट विल बी गिवन इन द राइटिंग, और ये साइन की जाएगी और ऑन बिहाफ ऑफ द लैंडलॉर्ड। और ये डिलीवर्ड की जाएगी नोटिस किसको, पर्सनली, या तो मतलब आइदर बाई पोस्ट भेज दीजिए या तो आप पर्सनली डिलीवर कर दीजिए, उसकी फैमिली को दे दीजिए। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उसके सर्वेंट को भी दिया जा सकता है एट रेजिडेंस। और यदि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है डिलीवरी तो आप एफिक्सेशन करा दीजिए। सो दिस इज अबाउट द 9 में क्या है, नोटिस भेजना है। 10 में है कि रेंट कंट्रोल अथॉरिटी टू फिक्स स्टैंडर्ड रेंट। सो द रेंट कंट्रोल अथॉरिटी शैल ऑन एप्लीकेशन। तो प्रोसीजर ये है, प्रोसीजर ये है कि या तो लैंडलॉर्ड या तो टेनेंट एक एप्लीकेशन लगाएंगे रेंट कंट्रोल अथॉरिटी के पास, और वो फिर सेक्शन 7 और सेक्शन 8 को माइंड में रखते हुए फिर ये चीज़ें स्टैंडर्ड रेंट सेट करेगी। और यदि एज पर द क्लॉज 2 यदि नहीं है कोई ऐसा कि कैसे करें, तो फिर रीजनेबल मीन्स ले लेगी और लॉफुली रीजनेबल मीन्स ले लेगी, राइट। और सब सेक्शन 3 में दे दिया गया कि मान लीजिए आप स्टैंडर्ड रेंट फिक्स कर रहे हैं किसी अकोमोडेशन का और वो लॉफुली ऑल्सो वो सबलेट किया गया है, तो आप वहाँ पे भी सबलेट वाले केस में भी आप स्टैंडर्ड रेंट फिक्स कर सकते हैं। अब 4 क्लॉजेज में है कि यदि ये डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है कि स्टैंडर्ड रेंट क्या है, तो जो रीजनेबल हो वो कर लीजिए, एक ग्राउंड। दूसरा जो लोकेलिटी और या जो कंडीशन ऑफ एकोमोडेशन उसको ध्यान में रखते हुए डिसाइड कर दीजिए, तो ये हो सकता है। सब सेक्शन 5 में देखिए, द स्टैंडर्ड रेंट शैल बी फिक्स्ड फॉर अ टेनेंसी ऑफ 12 मंथ। तो जो स्टैंडर्ड रेंट आप फिक्स करेंगे वो 12 महीने का टाइम पीरियड होगा। 12 महीने से कम है तो प्रोपोर्शनेट वैसे ही अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फिगर ये है कि स्टैंडर्ड रेंट डिसाइड होगा तो ये फॉर द टेनेंसी ऑफ 12 मंथ के लिए होगा। नाउ 6 में क्या है कि in fixing the standard rate of any accommodation under this section, the rent control authority shall fix the standard rent thereof in an unfurnished state। एक स्टेट हो गया अनफर्निश्ड, ज़्यादा मेंटेन घर नहीं है, दूसरा हो गया फर्निश्ड स्टेट, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रेंट सेट कर दिया उसने अनफर्निश्ड स्टेट के लिए। अब यदि फर्निश्ड स्टेट चाहिए तो उसके ऊपर एडिशनल चार्ज हो जाएगा, तो रेंट कंट्रोल अथॉरिटी वो इम्पोज कर देगी। नाउ 7 इज अबाउट दैट द रेंट कंट्रोल अथॉरिटी शैल स्पेसिफाई अ डेट, कि कौन सी डेट से स्टैंडर्ड रेंट ये एप्लीकेबल होगा। और हमने क्लास 1 में पढ़ा ही था कि 30 दिन के पहले होगा नहीं, 30 दिन के लिए पहले होगा नहीं। 11 में आ जाइए, फिक्सेशन ऑफ इंटरिम रेंट। तो मान लीजिए सेक्शन 10 में आप स्टैंडर्ड रेट फिक्स करने के लिए आपने एप्लीकेशन लगाई है और मीन वैली ज़रूरत पड़ती है, तो रेंट कंट्रोल अथॉरिटी जो होगी वो आपको प्रोविजनली आपको अलाउ कर सकती है इंटरिम रेंट ना। यहाँ पे एक छोटा सा नोट है दैट एक इंटरिम रेंट इधर है ना, इंटरिम रेंट बाय रेंट कंट्रोल अथॉरिटी, और दूसरा है कि 13 सब क्लॉज 2 में, दैट आई विल डिस्कस लेटर। तो इंटरिम रेंट जो सेक्शन 10 में फिक्स होता है ये डिसाइड होता है रेंट कंट्रोल अथॉरिटी के थ्रू, और जो 13 क्लॉज 2 में ये एक अमाउंट डिसाइड होगी, तो इसमें सिविल कोर्ट का भी जरूरत है, सिविल कोर्ट हैज़ ज्यूरिसडिक्शन टू डिसाइड। तो यहाँ पे हमको 11 और 13 क्लॉज 2 में वो नहीं कन्फ्यूज़ नहीं होना है। एंड जब 13 क्लॉज 2 डिस्कस करेंगे देन वी विल नो दैट कि क्या कॉन्ट्रडिक्शन
हो सकता था सेक्शन 11 में से 13 सब क्लॉज 2 में। सो द इम्पॉर्टेंट वन इज़ 7 इज़ स्टैंडर्ड रेट, 8 इज़ अबाउट द कोई आपको इंक्रीज़ करना है, 9 में आप नोटिस दे दीजिए, 10 में रेंट कंट्रोल अथॉरिटी फिक्स कर देगी, 11 में है आपका कि आपका फिक्सेशन ऑफ द इंटरिम रेंट। थैंक यू।